यस, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यस, ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में आज हम लोग देखेंगे एंटी एथेरोस्क्लेरोटिक ड्रग, है ना, यानी एंटी एथेरोस्क्लेरोसिस ड्रग। अब देखो बात ये है, एंटी एथेरोस्क्लेरोसिस ड्रग, ठीक, यानी जो ड्रग एथेरोस्क्लेरोसिस को ठीक करती है, जो ड्रग एथेरोस्क्लेरोसिस को ठीक करती है उसको क्या बोलते हैं? एंटी एथेरोस्क्लेरोसिस। अब बात की जाए भाई, ये एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है ना, एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है? चलो उसके पहले सिलेबस के बारे में बात करते हैं। देखो, एंटी हाइपरटेंसिव देख लिया, एंटी एंजाइनल देख लिया, एंटी एरिथमिक देख लिया। आज हम लोग देखेंगे ड्रग यूज्ड इन एथेरोस्क्लेरोसिस। ओके, ड्रग यूज्ड इन एथेरोस्क्लेरोसिस। तो भाई देखो, एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है? बेसिकली एक संस्था है, पर्ल फॉर ग्रोथ केयर। स्पेलिंग याद करो, क्या है संस्था का नाम? पर्ल मतलब हीरा, PARLS, केयर फॉर ग्रोथ, पर्ल केयर फॉर ग्रोथ संस्था का नाम है। इसका जो मोटो है वो कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी है। क्या है? कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी है। इसके 3 ओनर हैं। क्या है? 3 ओनर हैं। क्या? नैना, गीता और ईशा। नैना, गीता, ईशा, इसके 3 ओनर हैं। तो भाई संस्था का नाम, एंटी एथेरोस्क्लेरोसिस की संस्था का नाम क्या है? पर्ल केयर फॉर ग्रोथ, पर्ल केयर फॉर ग्रोथ। इसका यस जो स्लोगन है बेसिकली क्या है? कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। भाई कोई भी काम आपको भी अगर पढ़ाई करनी है तो कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, तभी आप सही से पढ़ सकते हो। एग्रीड? बोलो भाई, सही बात है ना? और इसकी जो ओनर है उनका नाम क्या है? 3 ओनर है, नैना, गीता, ईशा, तीनों बहनें हैं। ठीक, तीनों बहनें हैं। इन तीनों लोगों ने स्टेट फॉर ब्राइट न्यू चॉइस, स्टेट फॉर ब्राइट न्यू चॉइस करके एक अलग कंपनी खोली। यानी जो मेन कंपनी थी पर्ल केयर फॉर ग्रोथ, मोटो क्या था भाई? कमिटमेंट कंसिस्टेंसी। ओनर कौन थी? नैना, गीता, ईशा। इन्होंने साइड में कौन सी कंपनी डाल दी? स्टेट फॉर ब्राइट न्यू चॉइस, जो कि कहां पे है? फॉरेन में है। क्या है? स्टेट फॉर ब्राइट न्यू चॉइस। क्लियर? तो भाई एंटी एथेरोस्क्लेरोटिक संस्था का नाम पर्ल केयर फॉर ग्रोथ। स्पेलिंग याद रहनी चाहिए, पर्ल, है ना, पर्ल मतलब हीरा, ठीक है। केयर फॉर ग्रोथ क्या है? कमिटमेंट कंसिस्टेंसी। और इनकी ओनर क्या है? नैना, गीता, ईशा। इन तीनों ने मिलकर क्या किया? एक मेन साइड कंपनी स्टेट फॉर ब्राइट न्यू चॉइस, यहीं पे ये जो है रिसर्च वर्क एंटी एथेरोस्क्लेरोटिक ड्रग का चलने लगा, है ना। पहले मेन इधर थी पर्ल फॉर ग्रोथ, कमिटमेंट कंसिस्टेंसी के साथ ये तीनों। क्लियर है इतनी? ठीक है, अब चलो भाई एथेरोस्क्लेरोसिस पहले समझते हैं। क्या समझते हैं? एथेरोस्क्लेरोसिस पहले समझने की कोशिश करते हैं क्या है। तो भाई देखो, सिंपल सी चीज है, ये तुम्हारी ब्लड वेसल है। क्या है? ब्लड वेसल है, ठीक, जिसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है ना, जिसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है। अब ब्लड भाई ऐसे तो फ्लो नहीं करता अकेले, है ना। ब्लड में क्या होती हैं? बहुत सारी ब्लड सेल्स होती हैं। क्या होती हैं? ब्लड सेल्स होती हैं, जो आराम से फ्लो करती रहती हैं, आराम से ब्लड फ्लो करती रहती है ना। इसकी जो इनर लेयर है ब्लड वेसल की, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? एंडोथीलियल। क्या बोलते हैं? इंडोथीलियल, ठीक है। देखो, जब से बच्चा पैदा होता है, किसी ना किसी तरीके की, जैसे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में समस्याएं होती हैं, वैसे ही इंटरनल इन्वायरमेंट में भी बड़ी सारी समस्याएं होती रहती हैं। क्लियर? तो अब यहां पे एंडोथीलियल के जो टिश्यू हैं, अगर किसी रीजन की वजह से
किसी रीजन की वजह से वो ब्रेक होने लगे, मींस किसी तरह का एंडोथेलियम में इन्फ्लामेशन हो गया, ध्यान समझना, नहीं समझ नहीं पाओगे, अगर किसी तरीके से इन्फ्लामेशन हो गया तो टिश्यूज क्या करेंगे, क्लॉटिंग एजेंट, भाई इन्फ्लामेशन मतलब टिश्यू डैमेज, टिश्यू डैमेज तुरंत क्लॉटिंग एजेंट जनरेट कर देंगे, क्लॉटिंग एजेंट जनरेट कर देंगे, ढेर सारा ब्लड है और धीरे धीरे करके क्लॉट बनाना शुरू कर देंगे, धीरे धीरे करके क्लॉट बनाना शुरू कर देंगे। तो हमारे शरीर में क्लॉटिंग और क्लॉट डिसॉल्व होना जब से बच्चा पैदा होता है तब से शुरू हो जाता है, क्लॉट बनना और डिसॉल्व होना होता रहता है, समझ गए, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, ये आराम से होता है। ठीक, अब एक चीज और, धीरे धीरे करके जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, कुछ लोग बड़े स्पोर्टी टाइप के होते हैं, है ना, मीन्स उनका रूटीन अच्छा होता है, कुछ की सेडेंटरी लाइफ स्टाइल यानी आलसी प्रवृत्ति की होते हैं और खूब जंक फूड वगैरह खा खा के खूब मोटे हो जाते हैं। अब जो लोग मोटे हो गए, कोलेस्टेरॉल ज्यादा खाया, कोलेस्टेरॉल में भी भाई दो तरीके के, है ना, एक एचडीएल और एक एलडीएल। एलडीएल क्या है, इसको हम बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल, है ना, एचडीएल को बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। ठीक, गुड कोलेस्ट्रॉल। अब धीरे धीरे करके अगर जंक फूड, स्ट्रीट फूड आजकल ट्रेंड हो गया है, जैसे कि लोग वीकेंड पे स्टैंडर्ड समझते हैं, है ना, जैसे मैं भी जैसे दोस्तों से मिलता हूं तो दोस्त लोग क्या, अरे वीकेंड पे तो हम लोग सैटरडे संडे भाई, बाकी के 5 दिन घर पे खाना बनता है, लास्ट के 2 दिन हम लोग बाहर, जिसमें सैटरडे वीकेंड स्ट्रीट फूड खाया, दिन भर तो वही दाल चावल रोटी सब्जी खा खा के उब जाते हैं, लेकिन लास्ट के 2 दिन, है ना। बच्चों की स्थिति देखा तो यूं तगड़े तगड़े से, हम समझ गए बेटा आने वाला वक्त क्या है, इनको हॉस्पिटल का खर्चा तगड़ा पड़ने वाला है। खैर, कहने का मतलब धीरे धीरे करके आपके शरीर के अंदर क्या होगा, प्लेक का फॉर्मेशन धीरे धीरे शुरू हो जाता है, धीरे धीरे से प्लेक का फॉर्मेशन जगह जगह पे शुरू हो जाएगा। शुरुआत में कुछ पता नहीं चलने वाला, कुछ भी नहीं पता चलता, क्या हुआ, ब्लड सर्कुलेशन अपने आप बराबर चलता रहता है, ठीक है। फिर भाई ये कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल बढ़ गया तो डिपोजिशन हो गया, एचडीएल बढ़ गया तो डिपोजिशन खत्म हो गया, ये प्रोसेस चलता रहता है, यानी डिपोजिशन होना और खत्म होना चलता रहता है। लेकिन करते 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 जब थोड़ा सा और आप बड़े होते हैं, उम्र के साथ साथ अगर आपने अपनी एक्टिविटी और खान पान पे कंट्रोल नहीं रखा तो समस्याएं बढ़ती। देखो, एक होती है जनरेशन स्टेज जो लगभग 30 से 35 साल तक आपकी चलती है, कि मतलब ये 35 साल तक कहते हैं तुम कुछ तो खा लो, किसी डिसिप्लिन की जरूरत नहीं है लाइफ में, फिर भी एकदम परफेक्टली फिट रहोगे। लेकिन 35 के बाद अगर जीवन में डिसिप्लिन नहीं लेके आए तो फिर बेकार हो जाओगे, वो चाहे खाने पीने का हो, चाहे उठने बैठने का हो, हर चीज में डिसिप्लिन होना जरूरी है, समझ गए। क्योंकि जब जनरेशन स्टेज होती है, ग्रोथ स्टेज होती है, तो सब कुछ, भाई बचपन में देखो कुछ भी खा लेते थे, हजम हो जाता था, अब खाने के पहले सोचना पड़ता है, समझ गए। तो वही चीज है, ये सब प्रोसेस होता रहता है, लेकिन धीरे धीरे करके सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, शरीर भी सपोर्ट करना बंद कर देता है। फिर अब क्या हुआ, अब लो कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, लो डेंसिटी लिपिड का डिपोजिशन ज्यादा शुरू हो गया, क्या हो गया, ज्यादा शुरू हो गया, ज्यादा डिपॉजिट होने लगा, है ना, धीरे धीरे करके फिर भी आप अपने से बाज नहीं आए, डिपॉजिट होने लगा। अब सोचो इतना बचा, है ना, और ब्लड सेल्स क्या है, धीरे धीरे करके निकल रही है। सोचो कहां इतने बड़े एरिया से ब्लड बाहर फ्लो हो रहा था, अब सिर्फ इतना एरिया ब्लड फ्लो के लिए, ब्लड के लिए निकल रहा है। ठीक, अब हमने कहा ना, ब्लड के अंदर क्लॉट बनते और टूटते रहते हैं, किसी भी एक्सवाइजेड इन्फ्लामेशन जहां हुआ, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स निकले तुरंत क्लॉट बना देते हैं, ठीक है। अब किसी भी रीजन की वजह से यहां पे सेल्स में कोई छोटा मोटा क्लॉट आ गया, अब वो क्लॉट आके यहां पे फंस गया, मान लिया यहां पे फंस गया तो ब्लड आगे बहना बंद। अब ब्लड आगे बहना बंद हो जाएगा तो ये जो ब्लड वेसल है, जिस ऑर्गन को, आपकी बॉडी के जिस ऑर्गन को ब्लड की सप्लाई कर रही थी, उस ऑर्गन की डिसफंक्शनिंग हो जाएगी।
क्या हो जाएगा, डिसफंक्शनिंग हो जाएगी। यहां पे हम क्या पढ़ रहे हैं, ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इसका मतलब यहां पे ऑर्गन कौन सा है जो हम पढ़ने वाले हैं, वो है हार्ट। अगर हार्ट की जो मसल्स हैं उनको ब्लड नहीं पहुंच रहा है, क्यों, क्योंकि भाई अगर ये हार्ट को ब्लड पहुंचाने वाली ब्लड वेसल है तो इसका नाम क्या होगा, कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी क्या करती है, स्पेशल आर्टरी होती है जो आपके ब्लड की मसल्स को, ब्लड की सेल्स को ब्लड सप्लाई करती है। तो अगर कोरोनरी आर्टरी में किसी तरह का ब्लड क्लॉट हो गया, इसका मतलब आपके हार्ट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही। अगर प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो ब्लड के साथ जो ऑक्सीजन जाती है, जो न्यूट्रिशन जाते हैं, वो नहीं पहुंच पाएंगे। अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो इसको क्या बोलते हैं, इस्चीमिया बोलते हैं, लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन। और इस्चीमिया बोलते हैं, इस्चीमिया की वजह से क्या होगा, इस्चीमिया की वजह से होगा एंजाइना, एंजाइना पेक्टोरिस, मतलब चेस्ट का पेन। अभी हार्ट अटैक नहीं आया बेटा, अभी इतनी पता है ना स्टेप्स होते हैं। ब्लड नहीं पहुंच रहा, ऑक्सीजन की कमी, एंजाइना, हार्ट का पेन। अब भी अगर नहीं सुधरे, कोई अगर वेसोडाइलेशन नहीं खाया, यहां भी अगर पेन हुआ, वेसोडाइलेशन खा लिया, ब्लड वेसल चौड़ी हो गई तो ब्लड फ्लो फिर चलने लगेगा, है ना। लेकिन नहीं खाया, बर्दाश्त कर लिया, तो फिर चलो भाई, उसके बाद मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, जिसको बोलते हैं हार्ट अटैक। और हर बार हार्ट अटैक से कोई मरा नहीं करता, मेजर माइनर हार्ट अटैक होते ना। ठीक, हार्ट अटैक आया, अब भी सुधर गए, डॉक्टर को दिखा लिया तो ठीक, प्रॉपर दवाई ले ली तो ठीक, पैसा बचाने के चक्कर में पड़ गए तो फिर क्या होगा, हार्ट फेल्योर। और हार्ट फेल्योर हो जाएगा तो रेस्ट इन पीस हो जाओगे, रेस्ट इन पीस हो जाओगे। क्लियर है, इतनी चीज क्लियर। तो कुल मिला के ये जो इसी को बोलते हैं एथरोमा। ये जो क्लॉट बन रहा है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो रहा है, इसी को बोलते हैं एथरोमा। और इस बीमारी को बोलते हैं एथरोस्क्लेरोसिस। इस बीमारी को बोलते हैं एथरोस्क्लेरोसिस। और इस बीमारी को जो दवाएं ठीक करती हैं उनको बोलते हैं एंटी एथरोस्क्लेरोसिस ड्रग। क्लियर है पॉइंट। अब एंटी एथरोस्क्लेरोसिस ड्रग की रिसर्च कहां पे हो रही है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम है, पर्ल केयर फॉर ग्रोथ। पर्ल की स्पेलिंग याद रखना, PARLS, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है लोगों में। क्लियर है, ठीक, पर्ल केयर फॉर ग्रोथ। यहां का मोटो क्या है, कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी। ओनर कौन है, नैना, गीता और ईशा है। इन्होंने साइड में अपनी कौन सी कंपनी डाली है, स्टेट फॉर ब्राइट न्यू चॉइस, अब्रॉड में। क्लियर। तो इंडिया के अंदर क्या है, पर्ल केयर फॉर ग्रोथ। अपने कमिटमेंट कंसिस्टेंसी से नैना, गीता, ईशा ने क्या किया, इसी कंपनी को अब्रॉड तक, अब्रॉड में किस नाम से, स्टेट फॉर ब्राइट न्यू चॉइस। क्लियर है, चलो भाई। तो एथरोस्क्लेरोसिस समझ में आ गया, इसको ठीक करने के लिए दवाएं हैं, उसको बोलते हैं एंटी एथरोस्क्लेरोसिस। तो दवाएं जान लेते हैं भाई, है ना। एथरोस्क्लेरोसिस, आई होप की चीजें क्लियर हो गई होंगी। देखो ध्यान से, यहां पे देखो एकदम क्लियर ब्लड वेसल है, कहीं कोई समस्या नहीं है, कोई क्लॉट नहीं है। समय के साथ साथ धीरे धीरे क्लॉट जनरेट होना शुरू हो जाता है, इसको बोलते हैं प्लेक्स। ठीक, प्लेक्स बिल्डअप होने शुरू हो जाते हैं। यहां पे धीरे धीरे और बढ़ गया, और बढ़ गया, फिर नहीं सुधरे, नहीं सुधरे तो क्या हुआ, देखो ये और बढ़ गया और ये ब्लड वेसल्स का क्लॉट बन गया, यानी ब्लड सप्लाई आगे बंद हो गई। अब ब्लड सप्लाई सिर्फ हार्ट में ही नहीं, ठीक, अब ब्लड सप्लाई सिर्फ हार्ट में ही नहीं, किसी भी पार्ट में। ये एथरोस्क्लेरोसिस, यहां तो हम हार्ट का केस देख रहे हैं, ये आपके ब्रेन में भी हो सकता है, आपके स्टमक में भी हो सकता है, आपकी किडनी में भी हो सकता है, आपके हाथ पैर में भी हो सकता है। बॉडी के जिस पार्ट को ब्लड वेसल्स सप्लाई ब्लड कर रही हैं, वहां एथरोस्क्लेरोसिस होने की वजह से अगर क्लॉट हो गया तो उस ऑर्गन की डिसफंक्शनिंग हो जाएगी।
ठीक, उस ऑर्गन की क्या हो जाएगी, डिसफंक्शनिंग हो जाएगी। क्लासिफिकेशन देख लें। क्लासिफिकेशन क्लास क्या है भाई, स्टैटिन्स, फिब्रेट, बाइल एसिड सिस्क्विट्रेंट, न्यू ड्रग्स कुछ हैं और कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर है। याद कैसे करोगे, स्टैट हो गया, स्टैट हो गया स्टैटिन, फॉर हो गया फिब्रेट, ब्राइट हो गया बाइल एसिड सिस्क्विट्रेंट, न्यू यहां पर भी न्यू है, और चॉइस में हो गया कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर। ये जो नैना गीता ईसा की अब्रॉड वाली कंपनी है वही इसका निमोनिक्स है। स्टैट से स्टैटिन्स हो गया, फॉर से फिब्रेट हो गया, ब्राइट से बाइल एसिड सिस्क्विस्टेंट हो गया, न्यू से न्यू ड्रग्स हो गई, और चॉइस से कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर हो गया। ये कैटेगरी है, स्टैटिन्स, फिब्रेट, बाइल एसिड सिस्क्विस्टेंट, न्यू और कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर्स। ये कैटेगरी है किसकी, एंटी एथेरोस्क्लेरोटिक ड्रग की। अब इसमें स्टैटिन्स को ही एचएमजी को एंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर बोलते हैं। इसमें कौन कौन सी ड्रग्स हैं, जिसके बाद में स्टैटिन्स आ जाए, जिन ड्रग्स के बाद में सफिक्स में स्टैटिन्स आ जाए। ठीक है, पर्ल क्या होता है नहीं समझ आया, कोई बात नहीं। जिनके बाद में स्टैटिन्स आ जाए वो ड्रग्स कौन सी हैं, स्टैटिन्स, एचएमजी को एंजाइम ए रिडक्टेज। ठीक, प्रवास्टैटिन, एटोरवास्टैटिन, रोसुवास्टैटिन, लोवास्टैटिन और सिम्वास्टैटिन, यही है पर्ल। पी से प्रवास्टैटिन, ए से एटोरवास्टैटिन, आर से रोसुवास्टैटिन, एल से लोवास्टैटिन, एस से सिम्वास्टैटिन। दीज आर द पर्ल्स। ठीक है, हमने क्या कहा, जो हम पढ़ा रहे हैं वो पढ़ो, डॉक्टर बनने की कोशिश कोई मत करो। क्लियर, यही दवाएं वहां हैं, यही दवाएं वहां हैं, वो दवा जो पढ़ा दिया वही देख लो, यही लिख के आओगे तभी नंबर पाओगे। राइट, यस रोहित यादव, वो दवा का ट्रिक था, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। बस वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम इसलिए दिया क्योंकि लोगों को ऑर्गेनाइजेशन के नाम याद हो जाते हैं, है ना। तो पर्ल क्या है, पर्ल स्टैटिन्स है, प्रवास्टैटिन, एटोरवास्टैटिन, रोसुवास्टैटिन, लोवास्टैटिन और सिम्वास्टैटिन। ठीक है, ये पर्ल हो गया। ठीक है, ये पर्ल हो गया। और केयर फॉर ग्रोथ, केयर फॉर ग्रोथ, सी से क्लोफिब्रेट, फॉर से फिनोफिब्रेट और ग्रोथ से जेमफिब्रोजिल। क्लियर, उसके बाद बाइल एसिड सिस्क्विट्रेंट्स की बात की जाए तो कोलिस्टाइरामीन और कोलेस्टिपॉल, यानी कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी। कोलेस्टाइरामीन और कोलेस्टिपॉल क्या है, कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी, कोलेस्टाइरामीन और कोलेस्टिपॉल। ठीक, और ये नैना, गीता और ईसा क्या है भाई, नैना से नियासिन हो गई, गीता से गुग्गू लिपिड हो गई और ईशा से इजेटिमाइड हो गई, है ना। न्यू ड्रग कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन कौन सी, इजेटिमाइड। क्लियर है, क्लियर है। पर्ल, केयर फॉर ग्रोथ, कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी, नैना, गीता, ईशा, ये क्या है, ये दवाओं के नाम है। स्टैट्स फॉर ब्राइट, न्यू चॉइस क्या है, ये कैटेगरी का नाम है, कैटेगरी का नाम है। बताओ भाई, क्लासिफिकेशन उम्मीद है कि इस तरीके से शायद याद हो गया हो, है ना। भाई सिंपल सी चीज है, 3 ओनर है, नैना, गीता, ईशा, है ना। इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है पर्ल केयर फॉर ग्रोथ, इनका मोटो कंसिस्टेंस और कमिटमेंट, है ना इनका। अब फॉरेन वाली कंपनी का नाम क्या है, स्टैट फॉर ब्राइट न्यू चॉइस। स्टैट से स्टैटिन, फॉर से फेब्रेट, है ना, ब्राइट से बाइल एसिड सिस्क्विट्रेंट, न्यू से न्यू और चॉइस से कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर। क्लियर है, याद हो गया, गुड। बस देखो क्या है, हमने पहले भी कहा फार्माकोलॉजी में अगर क्लासिफिकेशन याद करने में तुम कामयाब हो गए तो फार्माकोलॉजी से आसान सब्जेक्ट कोई होता नहीं है। क्लियर, तो भाई संस्थाओं के नाम नैना, गीता, ईसा याद ही होते हैं, लड़कियों के नाम जल्दी याद हो जाते हैं। ओके, चलो भाई, तो ये क्लासिफिकेशन एक बार जब क्लास खत्म हो तो मेरी अगर मानो तो एक बार लिखने की कोशिश करना, खाली बिना देखे
बिना देखे लिखने की कोशिश करना, और अगर नहीं लिख पाना तो फिर से इस वीडियो को देख लेना और फिर लिखने की कोशिश करना। ठीक, यस। स्टैटिन्स बेसिकली क्या काम करते हैं, देखो ध्यान से। स्टैटिन्स क्या करते हैं, ये जो डिनोवो सिंथेसिस है, डिनोवो सिंथेसिस, स्टैटिन्स का काम ही है डिनोवो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस को रोक देना, डिनोवो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस को रोक देना। क्लियर है ना, डिनोवो सिंथेसिस को। तो जो एसिटाइल कोएंजाइम है, कहां से निकला एसिटाइल कोएंजाइम है, ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से। ग्लाइकोलिसिस याद करो, परमानेंट शरीर में चलता रहता है ना। एसिटाइल कोएंजाइम ए से बनता है 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूटेरिल कोएंजाइम ए, जिसको बोलते हैं एचएमजी कोएंजाइम। क्या बोलते हैं, एचएमजी कोएंजाइम। एचएमजी का फुल फॉर्म 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूटेरिल कोएंजाइम। ठीक, ये एचएमजी कोएंजाइम रिडक्टेज की मदद से क्या बना लेते हैं, मेवालोनेट बना लेते हैं, और ये मल्टीपल स्टेप से कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस कर देते हैं, कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस कर देते हैं। क्लियर, कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस कर देते हैं। अब इसी में अगर स्टैटिन दे दिया जाए, कौन सा, स्टैटिन दे दिया जाए, तो स्टैटिन क्या काम करते हैं, एचएमजी कोएंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर है ना। एचएमजी कोएंजाइम जब इसको इनहिबिट कर दिया जाएगा तो फर्दर कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस नहीं होगी, और कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस अगर कम हो गई, एथेरोस्क्लेरोसिस अपने आप ठीक हो जाएगी। यही तो काम कर रहे हैं भाई, है स्टैटिन्स, यही काम तो कर रहे हैं, डिनोवो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को रोक दे रहे हैं। ठीक, यस। स्टैटिन्स वर्क बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम, कौन सा है, एचएमजी कोएंजाइम रिडक्टेज। ये क्या काम करता है, ये बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन लीवर, लीवर में कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस में मदद करता है, जिसकी वजह से इसको अगर रोक दिया जाएगा तो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस नहीं होगी। दिस लीड्स टू डिक्रीज एलडीएल, जिससे लो डेंसिटी लिपिड की मात्रा कम हो जाएगी, और बॉडी के अंदर जो प्लेक फॉर्मेशन हो रहे थे, जो एथ्रोमा फॉर्म हो रहा था, वो बनना कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा, जिससे कि एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं होगी। क्लियर, जैसे एटोरवास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन, रोसुवास्टैटिन, बाकी पर्ल तुम लोगों को याद ही हो गया होगा, आई होप। फिर बाइल एसिड सिस्क्विट्रेंस, बाइल एसिड सिस्क्विट्रेन क्या करता है, ये कोलेस्ट्रॉल को चेक दे देता है, चेक दे देता है। जैसे चेक एंड मेड पढ़ा, देखा है ना, चेक एंड मेड की मतलब खेला खत्म, यानी कोलेस्ट्रॉल का खेला खत्म कर देता है। कैसे खत्म करता है, देखो, बाइल एसिड सिस्क्विट्रेंस क्या करते हैं, ये बाइंड करते हैं बाइल एसिड के साथ इन द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के अंदर बाइल एसिड के साथ ये क्या करते हैं, बाइंड हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी इंटेस्टाइन में बाइल एसिड का एब्जॉर्प्शन रुक जाता है। और बाइल एसिड स्टोर कहां होता है, लीवर में स्टोर होता है, जिसकी वजह से बाइल एसिड कम होगा। बाइल एसिड की सिंथेसिस कैसे होता था, बाइल एसिड की सिंथेसिस कैसे होती थी, बाइल एसिड की सिंथेसिस होती थी किससे, कोलेस्टेरॉल के डिग्रेडेशन से। हमने कहा था कोलेस्ट्रॉल का जो डिग्रेडेशन होता है, कोलेस्ट्रॉल का, है ना, कोलेस्ट्रॉल का जो डिग्रेडेशन होता है ना, उससे क्या बनते थे, विटामिन डी बनती थी, सेक्स हार्मोन बनते थे, और बाइल एसिड बनता था। अब ये बाइल एसिड सिस्क्विट्रेंट क्या करता है, बाइल एसिड एंजाइम में जितने भी लीवर से सिक्रीट हुए उसके साथ बाइंड करता था, बाइंड कर लिया, तो जिसकी वजह से इंटेस्टाइन में रीअब्जॉर्प्शन नहीं हुआ। जब इंटेस्टाइन में रीअब्जॉर्प्शन नहीं हुआ तो बाइल एसिड का स्टोरेज लीवर में कम हो गया, और जब बाइल एसिड का स्टोरेज लीवर में कम हो जाएगा तो बाइल एसिड लीवर बनाने की कोशिश करेगा। कैसे बनाएगा, कोलेस्ट्रॉल का डिग्रेडेशन करके। और कोलेस्ट्रॉल का लेवल जैसे ही डिग्रेड हुआ, जैसे ही कोलेस्ट्रॉल का डिग्रेडेशन शुरू हो गया, वैसे ही ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल घट जाएगा। बेसिकली लो डेंसिटी लिपिड घटनी शुरू हो जाएगी। क्लियर है ना। डोज की कोलेस्टाइरामिन और कोलेस्टिपॉल, ठीक, 15 ग्राम पर डे बाय माउथ लेते हैं डोज, है ना।
कोलेस्ट्रिपॉल दूसरी ड्रग है जिसका सेम एक्शन होता है, ये उसी का हिंदी। भाई फिब्रेट की बात की, दूसरी कौन सी कैटेगरी है? फिब्रेट। फिब्रेट क्या करता है? फाइट फॉर एचडीएल फैट, हाई डेंसिटी लिपिड फैट के लिए फाइट करता है। कैसे कैसे फाइट करेगा? फाइट करेगा, एचडीएल के लेवल को बढ़ाएगा। फिब्रेट क्या काम करता है? एचडीएल के लेवल को बढ़ाने की कोशिश करता है, इसीलिए फाइट फॉर एचडीएल। ये लोअर करता है, मींस जो लो डेंसिटी लिपिड है उसके लेवल को घटाता है और इंक्रीज द हाई डेंसिटी लिपिड ऑफ कोलेस्ट्रॉल। जब कभी ब्लड में हाई डेंसिटी लिपिड की मात्रा बढ़ेगी तो हाई डेंसिटी लिपिड क्या करेगा? जितना लो डेंसिटी लिपिड है इन सबको बटोर के वापस लीवर में लेके चला जाएगा। लीवर क्या करेगा? उसको डिग्रेड करेगा, डिग्रेड करके विटामिन डी बनाएगा, डिग्रेड करके बाइल एसिड बनाएगा, उसका डिग्रेड करके स्टेरॉइड हार्मोन्स बनाएगा। राइट, ये बाइल का काम, फिब्रेट का काम है। फिर कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर, ये क्या है? इजिटामाइड एक्सक्लूड एक्सेस कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर, ये कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब होने नहीं देता इंटेस्टाइन में, कोलेस्ट्रॉल को स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं होने देता। तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है? इनहिबिट द एब्जॉर्प्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एट द स्मॉल इंटेस्टाइन। कौन? कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर। जब स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं होगा तो वो ब्लड में नहीं पहुंचेगा, ब्लड में नहीं पहुंचेगा तो हमारे ब्लड वेसल में नहीं पहुंचेगा, तो अपने आप लेवल मेंटेन हो जाएगा। क्लियर है? तो ये कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर क्या करते हैं? ये कोलेस्ट्रॉल को स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं होने देते। रिजल्ट क्या होगा? रिडक्शन इन लो डेंसिटी लिपिड कोलेस्ट्रॉल एंड ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल लेवल इन ब्लड घट जाएगा। ओके, एग्जांपल क्या है? इजिटेमाइड है। नियासिन यानी विटामिन बी3 की बात करें तो नियासिन वर्क बाय इनहिबिटिंग द लीवर प्रोडक्शन ऑफ वीएलडीएल। नियासिन क्या करता है? लीवर में वीएलडीएल के कॉन्सेंट्रेशन यानी प्रोडक्शन को रोकता है। जब वीएलडीएल कम हो गया तो अपने आप एलडीएल कम हो जाएगा। रिजल्ट क्या होगा? डिक्रीज एलडीएल एंड ट्राइग्लिसराइड एंड इंक्रीज द हाई डेंसिटी लिपिड इन द लीवर। एग्जांपल में नियासिन। इंडिकेशन कब दे सकते हो भाई ड्रग? एंटी एथेरोस्क्लेरोटिक ड्रग कब देनी है? जब कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो, यानी किसी को हाइपर कोलेस्टेरोलीमिया हो जाए। राइट, किसी को मिक्स डिसलिपिडीमिया हो जाए। मिक्स डिसलिपिडीमिया मतलब मिक्स टाइप के लिपिड बढ़ जाएं, एलडीएल भी बढ़ जाए, वीएलडीएल भी बढ़ जाए, है ना? तो कभी एचडीएल बढ़ रहा, कभी एलडीएल बढ़ रहा, कभी वीएलडीएल, मिक्स टाइप की लिस्डीमिया हो गई, है ना? डिसलिपिडीमिया हो गई। दे आल्सो यूज्ड टू ट्रीट द मिक्स डिसलिपिडीमिया व्हिच इन्वॉल्व द एलिवेट LDL concentration level with other lipid abnormalities, या फिर किसी को एथेरोस्क्लेरोसिस हो, यस, है ना? एथेरोस्क्लेरोसिस हो तो इन सब कंडीशन में ये दवाएं दी जा सकती हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन कब नहीं दे सकते? अगर कोई पेशेंट सेंसिटिव है ड्रग से, कोई पेशेंट सेंसिटिव है ड्रग से तो उसको नहीं देनी। क्यों खराब है? हाँ, कोई पेशेंट अगर सेंसिटिव है तो यानी एलर्जिक है तो उसको नहीं देना है, उसको दवा नहीं देना है। ठीक है? फिर एक्टिव लीवर डिजीज, किसी को लीवर डिजीज है, किधर गया, है ना? किसी को अगर लीवर डिजीज है तो भी नहीं दे सकते, है ना? कोई फीमेल प्रेग्नेंट है या लैक्टेटिंग मदर है तो नहीं दे सकते। किसी को दूसरी मेडिकेशन अगर चल रही है, सर्टेन दूसरी मेडिकेशन चल रही है तो क्या हो सकता है? कॉन्ट्रा इंडिकेशन मींस को एडमिनिस्ट्रेशन में दिक्कत हो सकती है, दवा का इंटरेक्शन हो सकता है, इसलिए दवा नहीं देनी है। ठीक है? डोज की बात करें तो डोज बना के लिखना है। जैसे एटोरवास्टैटिन का ब्रांड नेम क्या है? लिपिटोर। इनिशियल डोज 10 से 20 mg एक दिन में, 10 से 80 mg मेंटेनेंस डोज दी जाती है 1 से 1 बार, है ना? रोसुवास्टैटिन क्रेस्टोर के नाम से है, ये ब्रांड नेम थोड़ा ध्यान रखना। इनिशियल डोज 5 से 10 mg दिन में एक बार और उसके बाद 5 से 40 mg दिन में एक बार। सिम्वास्टैटिन जोकोर की बात करें 10 से 20 mg इनिशियल डोज है, बाद में मेंटेनिंग डोज 10 से 80 mg है। ये तो पगला उगला है क्या? हंस क्यों रहा है? फिर लोवास्टैटिन
मेवाकोर इनिशियल डोज, लोवास्टैटिन मेवाकोर इनिशियल डोज क्या है 20 mg, ये जाना यार, मेंटेनेंस डोज 10 से 80 mg है ना, डेली इलिवेटिंग द मील, और 1 से 2 mg वंस इन डेली मेंटेनेंस डोज। तो कुल मिला के वो पूरे टाइम मस्ती करता रहता है। ठीक, मैं पढ़ाता हूं ना, तो जब पैनल वगैरह बंद हो जाता है तो आके एक्टिंग करता है मेरी, हाँ तो बच्चों गुड इवनिंग, और बदमाशी नहीं वगैरह वगैरह। खैर ठीक, तो ये था आपका एंटी एथेरोस्क्लेरोटिक ड्रग। मेरे ख्याल से किसी तरह का कोई कंफ्यूजन लेक्चर के बाद होना नहीं चाहिए। आई एम क्लियर? क्लियर है ना कि मेरे ख्याल से अब कोई दिक्कत इस टॉपिक में नहीं होनी चाहिए। ओके, चलो भाई पढ़ते रहो, और पर्ल को जरूर याद रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट है। यस, चलो भाई बाय। उम्मीद है क्लासिफिकेशन याद हो गया होगा तुम लोगों को, और बाकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन में तो है ही नहीं कुछ। यस, ब्रांड नेम अपने हिसाब से लिख सकते हो तुम लोग।